स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस। महापंचायत का प्रदूषण को लेकर हर साल सेमिनार होते हैं, सरकारें गाइडलाइंस जारी करती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम दस्तक देता है सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं और आसमान में दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ धुंध। नवंबर के पहले सप्ताह में ही 700 पर संकट आ गया। यानी अभी जब ये हालात हैं तो दिवाली के बाद क्या होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तो दिवाली बेहद करीब है, ज्यादा दूर नहीं। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो इस पूरे मसले पर चर्चा करेगा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो मामला ज्यादा गंभीर है, बेहद गंभीर है, क्योंकि यहां सांसें ही संकट में मालूम पड़ रही हैं। इसी पर आज चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। विवेक शैलेश जी समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी सिविल अस्पताल से हमारे साथ हैं और शशांक मिश्रा जी पर्यावरणविद हमारे साथ हैं। ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस से हमारे साथ, राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ, मनोज मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। यह आलम इस मर्तबा का नहीं है, हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है और जो अच्छी क्वालिटी हवा की होती है वो 0 से 50 के बीच जब AQI हो तभी मानी जाती है, उसके ऊपर तो फिर खतरा ही खतरा है। पंकज, इस समस्या पर इस मौसम में पिछले 4-5 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही मंचों पर इसी समय। लेकिन आज कुछ नई बात है मेरे जहन में जिसके लिए हमें विषय लेकर आए जी। पूर्व के 4-5 साल से जब से ये स्मॉग की समस्या शुरू हुई, उनसे ये साल अलहदा कैसे है, ये संकट अलहदा कैसे है, आज हम इस पर बात करना चाहते हैं। सर, पुरानी कहानी नहीं दोहराएंगे कि जी पराली जलाई जाती है फिर ऐसा होता है और वैसा होता है, कोई बीड़ी पी लेता है उससे ऐसा हो जाता है, कोई हुक्का पी लेता है उससे, ये सब कुछ नहीं, किस्सा कहानी नहीं। मार्च छोड़ दीजिए, इस वर्ष अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का समय था देश के पास, राज्यों के पास। कितना? 7 महीने का समय, जब देश को ये पता लग गया था कि कोरोना का संकट प्राण का संकट है जी। कोरोना की बीमारी मुख्यतः सांस की बीमारी है। कोरोना जैसे ही व्यक्ति के श्वसन तंत्र को, यानी सांस लेने वाले सिस्टम को प्रभावित कर लेता है, जकड़ लेता है, तो उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। ये सबको पता लग गया था अप्रैल में। अभी जब सारे मेहमान साथ होंगे तो उनसे हाथ उठवाएंगे कि बताओ कोई ऐसा बच्चा था जिसको ये ना पता हो। पिछले सालों को छोड़ो, लड़ भीड़ के भारत का आदमी जिंदा रह लिया। इस साल अगर अप्रैल से सबको पता था, अक्टूबर लास्ट और नवंबर में ये बवाले जान होगा सांसबंदी। 7 महीने में क्या किया? आज तो बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ा हल्ला हंगामा सुन रहा हूं मैं। 7 महीने में ये क्यों नहीं सोचा गया कि कोरोना की वैक्सीन भी खोजो, क्वारंटीन सेंटर भी बनाओ, PPE किट भी बनाओ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि नवंबर में सांसबंदी हो जाएगी तो कोरोना के साथ ये डबल मारक हो जाएगी चीज। क्या 7 महीने कम थे इस समस्या से निपटने के लिए? किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? एक। दूसरा, इस सांसबंदी का कैलेंडर तय, कोरोना का तो कैलेंडर नहीं था कोई कि कब आएगा, बिल्कुल, इसका तो कैलेंडर तय था। गजब हाल है। मनोज भाई बैठे, देश ने नोटबंदी देखी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में देश ने देशबंदी देखी, अब तो इंतहा हो गई, सांसबंदी हो गई। सांस लेना मुश्किल, सांस संग्राम हो गई और नेता फुटबॉल खेल रहे। बोले इनकी गलती, बोले इनकी गलती, कोई कह रहा नेहरू जी की गलती, कोई कह रहा अंग्रेज ये स्मोक फैला गए। अजब तमाशा चल रहा है। सबको पता था कि संकट घनीभूत होगा और कोरोना मार डालेगा। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को आज देश में यह पता है कि कोरोना का मुख्य संकट सांस का संकट है।
जितने भी लोग दिवंगत हुए वो तभी दिवंगत हुए जब सांस लेने का तंत्र निष्प्रभावी हो गया, देह का वेंटिलेटर भी उसको साध नहीं पाया। 7 महीने क्या कर रहे थे? पराली जलाने का, गलाने का कैप्सूल और घोल और पानी और जो भी बनाना था तमाशा, वो 7 महीने में बना के सब जगह पहुंचा क्यों नहीं दिए? कि जी गड्ढा खोदो, उसमें कैप्सूल डालो, फिर पराली डालो, फिर गोबर डालो, फिर मिट्टी डालो, फिर पराली डालो, 15 दिन बाद पलटो, ये करो वो करो। जो दुनिया का ज्ञान है, जो सुखदेव जी महाराज ने संतों को दिया, वैसा ज्ञान जो लोग हम दे रहे हैं अधिकारी और नेता, ये 7 महीने में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए कि ये कहते कि भाई कोरोना तो चलो जो है सो है, लेकिन इस बार सांस का संकट हम आकाश में नहीं होने देंगे। क्यों भाई? और एक बात और कह दूं, कड़वी लगेगी, अच्छी किसी को नहीं लगेगी, किसी नेता को तो अच्छी नहीं लगेगी, राकेश टिकैत को अच्छी लगेगी भाई को मेरे। 25-30 जहाज बिहार में उड़ रहे हैं, आज उड़ना बंद हुए, अभी 6 बजे, 1.5 महीना से उड़ रहे हैं ना, उसमें सबके लोग घूम रहे। बिल्कुल। अरे 2-4 जहाज गाजियाबाद नोएडा में भी उड़ा के उनसे पानी बरसवा देते, कुछ तो इस सांस लेने में राहत होती। कहीं कहीं किसी ने सुध ली। मरो जियो आपका मुकद्दर। इसलिए मुझे लगा नए ढंग की एक बहस हो जाए आज इस पर। ये अराली पराली वाली कहानी, सत्यनारायण कथा नहीं बांचनी मुझे। अगर कारण पराली भी है तो सबको पता था ना, समय पता था, कारण पता था, निवारण के उपाय पता थे, फिर हुआ क्यों नहीं? फिर हुआ क्यों नहीं? इसलिए आज मैं भागने की सारी गलियों के बाहर बल्ली लगा आया इस बहस में। बिना भागने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। सीधी बात, हुआ क्यों नहीं? 7 महीने का समय था इस सांसबंदी की आपदा से निपटने के लिए। पूरी तरह खत्म ना होती, कम से कम जीने लायक तो हो जाता आकाश। क्यों नहीं हुआ? इसी बात को मुझे समझना है। शशांक जी के पास चलूंगा सबसे पहले जरा विशेषज्ञों से समझ लूं, फिर राजनेताओं के पास आऊं। शशांक बाबू, मार्च में गफलत भी हो सकती है। हालांकि जब ट्रंप अहमदाबाद से गए थे वापस, तभी समझ आ गया था कोरोना का मामला गड़बड़ा गया है, फिर तभी लॉकडाउन हो गया था, जनता कर्फ्यू मार्च में। लेकिन 1 अप्रैल से तो मान ही लो, जी जी, अंधा भी जान गया, बहरा भी जान गया, गूंगा बोलने लगा कोरोना कोरोना देश भर में। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 महीने हो गए नगद जी। 7 महीने में इस सांसबंदी का तोड़ क्यों नहीं खोज पाए? क्या खोज पाना असंभव था? आपसे सवाल यह है कि अगर सरकारें ईमानदारी से प्रयास करती तो क्या असंभव था इस सांसबंदी का तोड़ खोज पाना, या मुमकिन था? ये बताओ। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं और आपसे सहमत भी हूं। और इसका ऐसी कोई घटना नहीं जो कि असंभव हो। संभव था, रिसर्च हो सकती हैं, इस पे काम भी किया जा रहा है। और बस एक होती है इच्छा शक्ति। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये ऐसी आपदा नहीं है जिसपे से निपटा ना जा सके। ये कोरोना जैसी महामारी नहीं है जिसपे कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और फिर छोड़ दें भगवान के भरोसे। पराली की तो वैक्सीन बननी, सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ऐसी समस्याओं पे निवारण किया जा सकता। जी, ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। सर ठीक, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ है, लखनऊ के सबसे भीड़ भाड़ वाले अस्पताल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना की तो वैक्सीन बननी है, बड़ा भारी वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा है दुनिया भर में, ईश्वर जाने कब क्या होता है। लेकिन इस संकट की तो कोई वैक्सीन की जरूरत थी नहीं। ये तो मानवीय प्रबंधन अगर ठीक से कर लिया जाता
तो ये स्मॉग की समस्या से हम 80% निजात पा गए होते, और आपके अस्पताल में भीड़ नहीं जुटती, डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही, डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही, आंखें जल रही हैं, छाती में समस्या, भारीपन है। क्यों भाई डॉक्टर साहब बताइए। अभी तो हम लोग कोरोना से ही निकल पा रहे हैं, नियंत्रण हो रहा है जी। तभी एक ये भीषण एक चीज आ गई है जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आंखों में जलन हो रही है। और जैसे जब लॉकडाउन का टाइम था उस समय हम लोगों का AQI जो है बहुत अच्छा था, चूंकि हम लोग निकल नहीं रहे थे बाहर, लोग भीड़ भाड़ नहीं हो रही थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, उस समय वातावरण थोड़ा सा साफ था। लेकिन इधर 15-20 दिनों से अचानक मरीजों की भारी भीड़ होने लगी है, जिसमें सर्दी जुकाम खांसी और ये सब एलर्जिकल प्रभाव है जो कि प्रदूषण उसका प्रमुख कारण है। और जब हम इस पर आ गए हैं तो कोरोना इसमें डबल अटैक कर रहा है क्यों। और ये अगर जैसे कि दिल्ली में रीअपियर हो रहा है, अगर यहाँ पे भी 1-2 महीने बाद आएगा तो स्थिति और नियंत्रण से बाहर जाएगी। तो हमें किसी भी तरीके से इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है कि प्रदूषण पे हम काबू पाएं। जी बिल्कुल, बहुत कोरोना पे तो वो अलग चीज है कैसे काबू पाएंगे, लेकिन सबसे जो हमारे हाथ में है कि काबू पाया जा सके, वो हम प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर साहब आपने। मसला ये है इस स्मॉग के, इस प्रदूषण से उपजे जितने लक्षण हैं मानव की देह में, मेरी बात को राजनेता ध्यान से सुन लें, वो सारे लक्षण कोरोना के लक्षण के रूप में बताए गए हैं। अब आप सामान्य आदमी के मनस्थिति के बारे में सोच लीजिए। कोरोना के लिए डॉक्टर कहता है सांस में दिक्कत हो तो समझो कोरोना, गले में फसाव हो तो समझो कोरोना, इसी स्मॉग से हो रहा, खांसी जुकाम बलगम हो जाए समझो कोरोना पीता है। मार डाला सबको, सबको आपने अंधेरी सुरंग में घुसा दिया। बोले जाओ RCPT और कौन कौन से टेस्ट है वो कराओ और जूझो। तमाशा ये मुल्क है। राकेश टिकैत जी, हमने नोटबंदी देखी, हमने देशबंदी देखी, हमने कोरोना देखा, उसका रोना, और अब हम सांसबंदी देख रहे हैं। और कुछ बाकी रहा? राकेश भाई। हाँ जी, हाँ जी जी। कहा जा रहा है ये सारा मामला किसानों ने गड़बड़ाया है, उनने पराली जलाई इसलिए बवाल हुआ है। देखो क्या हुआ होगा इसमें, जो पुराली का नाम आ रहा, इसमें हुआ ये होगा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसने गांव नहीं देखा होगा, वो कभी चंडीगढ़ या हरिद्वार देहरादून कभी गया होगा, उसने कहीं जलती देख ली, धुआं देख लिया होगा, उसने कहा कि इसको लिख दो। ये जो पोल्यूशन वाला डिपार्टमेंट था ना, इसमें उसने पुरानी शब्द डाल दिया और वो नहीं निकल पा रहा है दिमाग से। इन्हें और कोई चीज नहीं देखती, इंडस्ट्रीज नहीं दिखती जो पूरा पोल्यूशन फेंकती है, इन्हें और कुछ चीज नहीं दिखती। प्लास्टिक जलाते हैं वो इनको नहीं दिखती, सिर्फ इनको पुरानी दिखती है। हमने कहा कि 10 दिन का आप लॉकडाउन लगा दो ना दिल्ली में, पता चल जाएगा कि दिल्ली का पोल्यूशन ये पुरानी से है या ये उसका फैक्ट्री का इंडस्ट्रीज का है या ये गाड़ियों का है। ये तो इसके नाम लिखा जा रहा है, ये काम सारे करते हैं दूसरे लोग और नाम ये पुरानी किसान के लगाते हैं। और हमको तो पुरानी ढूंढी मिल नहीं रही। किसान इसको पशु इसको खुआता है, उससे दूध भी ज्यादा देते हैं पशु, और पूरा का पूरा कई जिलों की पुरानी तो मुझे पनगर और इन जिलों में आ रही है। पुरानी तो जली नहीं रही है अब, और अगर चल रही है तो हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं भाई, वो इसको इक्विपमेंट लगाए कि कैसे इसका निस्तारण होगा। हरियाणा के अंदर तो इससे बिजली बनाने का काम कर रहे, बड़ी कंपनी वहां पर लग रही, वे उसके बिजली बनाने का काम कर रही, लेकर जाते हैं उसके पूरे बड़े पंडाल उसके बनाते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही है, उसका निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है। हम पूछ रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही महाराज। ठीक है, आएंगे राकेश भाई आपके पास दोबारा। अब मैं जरा अपने राजनीतिक मित्रों के पास चलूं। विवेक साइलस, मसला ये नहीं कि आपकी पार्टी की अभी सरकार नहीं कही, ये पूरे भारत के राजनीतिक वर्ग की समस्या है
जब आग लग जाए तो को भाई बाल्टी के टेंडर नहीं किया था क्या? बाल्टी के टेंडर करो और हैंडपंप खोदो, तब तक झोपड़ी जल के राख। आप लोग कब अपने काम करने की शैली में बदलाव करेंगे? शैलेश साहब, इसको सपा बसपा भाजपा मत फंसाइएगा। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। देश भर में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और सबके काम करने का तरीका 19-20 एक ही है। जी जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, ये समस्या बहुत ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है, और इसको कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किसी और की है, इसको जो भी सरकार है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और खासतौर से कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में जैसे आपने बताया कोरोना को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और ये जो पॉल्यूशन है, तो मैं आपकी रिपोर्ट देख के दंग रह गया कि AQI जो लखनऊ का वो 422 पहुंच गया। हालांकि दोपहर में यहाँ धुंध बहुत ज्यादा थी। मैं किसी सरकार पे कोई दोष नहीं लगा रहा, लेकिन फिलहाल इसका एग्जाम्पल हमको लेना चाहिए, दिल्ली से भी लेना चाहिए। आज दिल्ली में 6 से 7 हजार कोरोना के पेशेंट्स रोज आ रहे हैं, जो कि कोरोना जब पीक पे था तब भी नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण, ये जो जहर हवा में फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं दोषी है। तो सरकारों का इसका प्लान बनाना चाहिए। नहीं सर, विवेक क्या कर सकते हैं विवेक जी, कोई ना कोई तो इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा किसी भी सरकार। भविष्य में क्या करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो एक मेरा बड़ा मासूम सवाल है जिस पर सारे राजनेताओं से उत्तर में लेना चाहूंगा कि 7 महीने सो रहे थे, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 7 महीने सो रहे थे। अब तो बड़ा चिंतन करना चाहिए, सबको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए और ब्ला ब्ला ब्ला। 7 महीने क्या कर रहे थे? देखिए, अभी आपने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पहली बात। लेकिन 7 महीने जो ये काल बीता है अमिताभ जी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एंटिसिपेट करना चाहिए था कि कोरोना काल में उनको और अलर्ट रहना चाहिए था और इस पे कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से और बहुत सीरियस काम करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 ऐसे महीने हैं कि इसमें पराली का प्रॉब्लम, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आना ही आना है, एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम। तो कोई ना कोई ऐसी टीम होनी चाहिए थी, एक जागरूकता अभियान होना चाहिए था जो उनको चलाना चाहिए था। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था जो कि इस तरह का पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, ये प्रदूषण, ये जहर कम से कम फैले और कम से कम लोग इससे इफेक्ट हो। जी ठीक विवेक भाई जी, मैं जन जागरण अभियानों से अब कतई सहमत नहीं होता। भारत में 1500 साल से सत्यनारायण कथा हो रही, उसको सुन के देश नहीं सुधरा। जन जागरण कौन करेगा? इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रहा दोस्त। स्ट्रॉन्ग एक्शन जो जमीन पर दिखे, ये नेचुरोपैथी है। जन जागरण, अनुलोम विलोम करो, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है दोस्त। जन जागरण से क्या होना है? ओंकार नाथ जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस की, इस हाथ पर राजस्थान में अशोक जी की सरकार कांग्रेस की सरकार, और इस हाथ पर उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार। यानी ये ऑल पार्टी फेल्योर है ना? ऑल पार्टी फेल्योर, छोटी बड़ी सब मिला के। 7 महीने क्या कर रहा था राजनीतिक नेतृत्व? अमिताभ जी, 7 महीने में 4-5 महीने तो सरकारों ने कोरोना से लड़ने में लगा दिया। उनको सोचने का मौका ही नहीं मिला कि आगे हमें कौन सी रणनीति अपनानी है, क्योंकि जो सरकार का आदेश होता था उसको सारी सरकारें मानने के लिए बाध्य हो जाती थी। लॉकडाउन रहा, बाहर निकलना तक मना था, लोग किसी तरह से अपने राज्य के मरीजों को निपटाने में लगे हुए थे, कैसे ये ठीक हो, कैसे इनको बचाया जाए, उसकी वजह से इन्होंने किया। देखिए, 3 महीने की अगर आप चिंता करेंगे तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी होगी। आज जो पराली जलाने से पोल्यूशन हो रहा है उसकी भागीदारी 30 से 35% है, बाकी जो 65% है वो अन्य चीजों से होता है, चाहे गाड़ियों से होता है, फैक्ट्री से होता है, ट्रेन के चलने से होता है, पावर हाउसेस की वजह से होता है, इन सारी चीजों से होता है। अगर इन सब पे रोक लगा देंगे
तो आप बताइए विकास कैसे होगा? हम एक विकासशील देश है, हमको ये देखना चाहिए कि विकसित देशों में पर्यावरण किस तरह से जीरो है, जबकि वहां सारी फैक्ट्रियां हैं, सारी चीजें। हमने कभी इस पर प्रयास ही नहीं किया कि हम उसको जाके देखें, उसके हिसाब से बनाएं। आपको याद दिलाऊं, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, जिसकी बड़ी बुराई की जाती है, सरकार ने 2 कार्यक्रम ऐसे चलाए थे, अगर उसको हम कायदे से चलाते तो शायद आज ये नौबत ना आती। एक परिवार नियोजन का और दूसरा पर्यावरण का। हम शहर पे शहर बनाते चले गए, मगर पर्यावरण की हमने चिंता नहीं की। हम शहर कैसा बनाएंगे इसकी भी नकल हमने बाहर से नहीं की। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, जो शहर हैं वो किस तरह से ग्रीनरी से घिरे हुए हैं, इसको आप देखिए। लेकिन अगर ये सारी चीजें सरकार नियम रूप से करती रहती तो शायद आज ये व्यवस्था अच्छी होती और खराब न होती। ठीक, मैं मनोज जी के पास चलूंगा। एक तो जो बुनियादी सवाल मैंने उठाया, मैं बहस को उसी के इर्द गिर्द रखूंगा, 7 महीने क्या किया। मैं अपने मित्र ओंकार भाई की इस बात से बहुत सहमत अपने को नहीं कर पा रहा संबंध कि बहुत समय तो उसी में चला गया, सोचने का अवसर नहीं मिला। सरकारें मल्टीटास्किंग होती हैं और अगर नहीं है तो होनी चाहिए मल्टीटास्किंग। अगर सरकार मल्टीटास्किंग नहीं है तो संकट में फंसाएगी जनता को। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मैंडेटरी है उसके लिए। ठीक है, अब ओंकार भाई जब दोबारा आएंगे आपके पास तो बता दीजिएगा उत्तर, अभी इसको रख लीजिए। मनीष बाबू, आपसे मेरा मनोज बाबू, मेरा आपसे बुनियादी सवाल के साथ साथ एक सप्लीमेंट्री और है। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि कोरोना की वैक्सीन तो अभी आ नहीं रही, नवंबर दिसंबर में, ठीक, ये 5 राज्यों में सांसबंदी हो जाएगी, 5-6 साल का तजुर्बा बता रहा था, ठीक। कोरोना 5 गुना ज्यादा ताकत में आ जाएगा, ये थाली ताली लॉकडाउन लॉक अनलॉक सब बेकार हो जाएगा। दिल्ली उदाहरण है, 7,000 से ऊपर मरीज एक दिन में आया। इतना तो नहीं आया था मई में जब कोरोना तांडव कर रहा था। बेड नहीं बचा किसी अस्पताल में, आदमी मरे सड़क पर। ये चिंतन करने की जरूरत नहीं थी, इसकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी। मुरादाबाद में सांस नहीं ली जा रही, लखनऊ में सांस लेना मुश्किल हो रहा, आगरा में सांस लेना मुश्किल हो रहा, नोएडा गाजियाबाद तो गैस चैम्बर बनी गया। कहां जाएं लोग? मनोज जी। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। हाँ बोलिए भैया। कि ये डिबेट जो है बहुत सकारात्मक डिबेट आपने रखी, और अपने जो विपक्ष के मित्र हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुद्दे पर केंद्रित रखा, तो मैं भी पूरी तरह से मुद्दे पर केंद्रित रखूंगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि मैंने इस पर खूब काम किया और मेरे कई कॉलम छपे बड़े बड़े अखबारों में देश के, तो मुझे अच्छी तरह से इसकी समस्या मालूम है। आप ये देखिए कि इसे ग्रेट स्मोक ब्रिटेन में कहा गया था, जहां 5,000 लोग 1950 में मरे थे, ये ग्रेट स्मोक। फिर मैंने एक लेख लिखा था, एक रिसर्च पेपर पढ़ के, कि उसमें क्या था कि दक्षिण अफ्रीका, वो क्या नाम, चीन पर धुंध छाई थी, उसको एशियाई धुंध पश्चिम ने नाम दिया था। और अमेरिका सहित तमाम विकसित देशों ने ये कहा था कि ये जो धुंध है चीन पर, वो भारत और चीन के उत्सर्जन के कारण है। तब भारत सरकार ने ये कहा था कि ये विकासशील देश है, इसकी अपनी समस्याएं हैं। जबकि सत्य बात ये थी कि जो विकसित देश थे वो बड़े पैमाने पर उत्सर्जन करते थे कार्बन डाइऑक्साइड से, तमाम गैसों का। मैं विज्ञान का भी छात्र हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ये इतनी छोटी समस्या नहीं जितनी समझी जा रही है। ये इसके जो ओमकार सिंह जी ने कारण बताए वो लगभग काफी सही है और सत्यता के नकीट है, नजदीक है। दूसरा, राकेश टिकैत जी ने कहा कि केवल पराली एक कारण नहीं है। ये सत्य है कि पराली एक कारण नहीं है, क्योंकि जो ग्रेट स्मोक ब्रिटेन में आया था वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया था। तो इसके एक बड़ा कारण आबादी है, दूसरा बड़ा कारण क्या है, ये क्या नाम, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और तीसरा बड़ा कारण जो है वो प्रदूषण है हर तरीके का, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो वाटर का हो। ये प्रदूषण सम्मिलित है और इसके पीछे बड़ा कारण आबादी है।
अब इसका सोल्यूशन क्या देखा जा रहा? सोल्यूशन पूरी दुनिया में आ रहा कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, और भारत इसीलिए सोलर एनर्जी पर जा रहा है बड़े पैमाने पर। और जो कोयला भारत में उपयोग होता है, वो कोयला सबसे बड़ा कारण माना जाता है, इसीलिए ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। कोयला उसका बड़ा कारक माना जाता है कि जो प्रदूषण देश हो रहा है किसी तरीके का, और इसी के कारण जो चीन और भारत का विपक्ष है ना, वो क्या नाम विकसित देश नाम लेते हैं, वो उनकी आबादी के कारण लेते हैं। तो सबसे पहले तो आबादी नियंत्रण पे होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण पे होना चाहिए, और सबसे ज्यादा फोकस अगर होना चाहिए तो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर होना चाहिए। ठीक मनोज बाबू, मुझे ब्रेक पर जाऊं उससे पहले 2-3 बातें। मुझे आपके आज के वक्तव्य से कई असहमतियां हैं मेरी, और बड़ी शार्प असहमतियां हैं, धारदार। पहले तो इस बात का जवाब दो, उत्तर प्रदेश में 10 साल से मैं बरसात में हर बार एक आंकड़ा सुनता हूं। कोई कहता 10 करोड़, कोई कहता 5 करोड़, कोई कहता 7 करोड़ पेड़ लगाए। 10 साल में इतने लगाए होते तब तक 1 अरब पेड़ हो गए होते। क्या बिगाड़ लेता प्रदूषण? पैसा भी गया और पेड़ भी नहीं दिख रहे हमको। इसका जवाब कोई नहीं दे। सुन लो, आएंगे ब्रेक के बाद, जब आएंगे तो जवाब दीजिएगा, अभी रुक जाइए। जी जी। दूसरी बातें जो कही जा रही हैं, इंडस्ट्री का प्रदूषण है, देश को विकास भी करना है, इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि अपनी जान की कीमत पर रहिए, जब तक जी पाओ जियो, नहीं तो मर जाओ। सांसबंदी तो भाई हर साल आएगी, ऐसे ही आएगी। कोरोना में आ गई, अब झेलो। ये तरीका होता है क्या सत्ता का रिस्पॉन्स करने का, राजनीति का? सब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, 1960 में औद्योगिक 1857 में, उससे क्या लेना देना आज? अरे भाई, सवाल को उत्तर रास्ता निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे हम? या रिसर्च पेपर्स के हवाले देश को छोड़ देंगे? रास्ता निकालने की बात बता रहे हैं। जो गजरौला में आदमी मर रहा है, मुरादाबाद में मर रहा है, गाजियाबाद में मर रहा है। हर चीज में आरोप नहीं उचित है। इसका हर चीज के आरोप नहीं ठीक है। सोल्यूशन नहीं है अमिताभ जी। चीजों को समझने का इसका सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी, इसका सोल्यूशन है अमिताभ। मैं मजबूती से डटा हूँ कि इन समस्याओं का ज्यादातर सोल्यूशन मानवीय होने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक मनोज बाबू, बिल्कुल आपने कहा, जनता ने सुना। मुझे ऐसा लगता है कोरोना की विभीषिका को देखते हुए यह भी एक उपाय था कि जब हमको टाइम टेबल पता है कि अक्टूबर लास्ट वीक से मिड नवंबर तक ये बवाले जान रहता है ज्यादा, जब हमने 6 महीने लॉकडाउन झेल लिया तो 3 हफ्ते और कर देते। जान से बड़ी कोई चीज है क्या? जान से बड़ी कोई चीज है क्या? इसलिए आज ये विषय लेके आए दोस्त। जन जागरण जब होगा तब हो जाएगा, आबादी नियंत्रण जब होगा तब हो जाएगा। आबादी नियंत्रण हमने रोका है क्या? अरे वोट की राजनीति करने वाले लोगों ने रोका है आबादी नियंत्रण। करिए लागू। सत्ता ने जब जो फैसले चाहे वो लागू करा दिए, क्या नहीं करा दिए? गलत बोल रहा हूं? जो फैसला आपके मन में आ गया आपने लागू करा दिया। कोई असहमत हुआ तो भी लागू हो गया। यह भी लागू करा देते, क्या समस्या थी? किसी ने रोका था क्या महाराज? ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा कर लेंगे। तो तैयारियों का दावा तो हर कोई करता है, सरकारें भी करती हैं, सिस्टम भी करता है। और मानसून आने से पहले किस तरह के दावे किए जाते हैं और जब मानसून आता है तो शहर शहर गांव गांव की तस्वीर हम देखते हैं। और वैसे ही सर्दियों का वक्त आते ही शहर शहर कैसे धुंध छाती है वो हम सब ने देखा, और चर्चा उसी पर हो रही है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। देखिए, बात ठीकरा आबादी की तरफ फोड़ा गया। बिल्कुल कि भाई आबादी बेहिसाब है। मेरे जैसा कम समझदार आदमी कि जहन में एक सवाल उपजता है। मेरे ख्याल से ये सवाल राकेश टिकैत के मन में भी होगा, अजय शंकर पांडे के मन में भी होगा, शशांक मिश्रा के मन में भी होगा। राजनीतिक लोगों के मन में तो अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से बात आती है, हम लोगों के दिमाग में होगा। 6.5 साल की सरकार हो गई मनोज भाई की केंद्र में।
14 में शपथ ग्रहण के बाद अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक सख्त कानून बना दिया होता तो आज 6.5 साल बाद तो जनसंख्या स्थिरीकरण हो गया होता। अब तक क्या समस्या थी? किसी ने हाथ पकड़ा था? कोई रोक सकता है? जीएसटी लागू की, किसी ने नहीं रोक पाया। नोटबंदी की, किसी ने नहीं रोक पाया। उसमें कौन हाथ पकड़ लेता मनोज बाबू? मनोज जी, अगर यही समस्या सबसे बड़ी थी तो 2014 में मई में 20 मई को यही आदेश कर देते। अब तक तो जनसंख्या स्थिर हो गई होती 6.5 साल में। अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, जी, देश की जनता जो है जनसंख्या पर बड़ा संवेदनशील है और जनसंख्या को जबरदस्ती नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अच्छा, जैसा कि कांग्रेस करके भुगत चुकी है। सुनिए तो, आप प्रश्न किया तो उत्तर सुनिए जी। अमिताभ जी, उत्तर सुनिए। ठीक है, कांग्रेस भुगत चुकी जनसंख्या को नियंत्रित करने का परिणाम सबसे पहले जागरूकता के साथ वैज्ञानिक कारण ढूंढ के बताना पड़ेगा। और एक बात और बता दें, जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर है और भारत की जनसंख्या 2% के वृद्धि दर से बढ़ रही है, जो कि स्थिरीकरण का संकेत है। ठीक ठीक। ओंकार नाथ जी, मनोज जी ने कहा कि जनसंख्या पर संवेदनशील मामला है, इंदिरा गांधी हाथ जला चुकी। ठीक है, नोटबंदी कम संवेदनशील था क्या? जनसंख्या तो पूरे भारत से जुड़ा मसला नहीं। सुन लो एक सेकंड मनोज बाबू, ओंकार जी आपके लिए सवाल है। जनसंख्या पूरे भारत से जुड़ा मसला नहीं। जो लोग 2 संतान कर चुके और पढ़े लिखे हैं उनके लिए जनसंख्या कानून अब कोई इरिलेवेंट है। वो तो खुद ही कानून बना लिए अपने घर में। ठीक, बाकी लेकिन नोटबंदी तो भारत के 135 में 135 करोड़ लोगों से वाबस्ता थी। एक भी आदमी उससे बाहर नहीं था। जब वो भी लागू हो सकता है, इच्छा शक्ति हो, तो ये क्यों नहीं हो जाता? आज कम से कम हम इससे तो मुक्त होते अगर बीमारी की जड़ में यही है जनसंख्या, धुआं में। नहीं, ओंकार जी, जनसंख्या तो देखिए प्रमुख कारण है। हाँ, और इसको सरकारों को लोकप्रियता से अलग हटके काम करना ही चाहिए और इसको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कोई समाधान किसी समस्या का हो ही नहीं सकता। ये तो आप गांठ बांध के रख लीजिए। दूसरी चीज जो आपने बताया 3 महीने की समस्या का, तो इसका मतलब कि हम अपने को तैयार कर बैठे हैं कि 65% का पोल्यूशन तो हम हमेशा ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमको पूरे 100% के पोल्यूशन के समापन की बात सोचनी चाहिए और ये सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी अन्य दल की सरकार। वही मैं निवेदन कर रहा हूं। इसलिए आप इसको तो मान के चलिए। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम स्मार्ट सिटी बनाने चलते हैं, लेकिन अब स्मार्ट सिटी कैसी बननी चाहिए उसके बारे में कोई कल्पना नहीं करते हैं। रही सही सिटी बना के और उसी में कुछ ना कुछ बढ़िया बना देते, समझते सब काम हो गया। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं हो गया कि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। स्मार्ट सिटी का मतलब ये हो गया कि पोल्यूशन रहित कैसे होगा। ठीक बात। और पोल्यूशन रहित करने के लिए आपको नई नई चीजों का इजाद करना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक बात। हमने क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को इजाद किया ताकि उसको चालू करें, ताकि पेट्रोल का पोल्यूशन कम हो। ठीक बात ओंकार भाई। शशांक जी, हर राज्य की सरकार चौमासे में ये आंकड़ा जारी करती है। हर राज्य की सरकार, कोई कहती 5 करोड़, कोई कहती 3 करोड़, कोई कहती 10 करोड़ पेड़ लगा दिए जी। ठीक। अच्छा, पेड़ में एक अजब खेल और भी है। आप तो पर्यावरणविद हो, जानते होंगे, पेड़ का कोई ऑडिट नहीं हो सकता। बोले बकरी खा गई तो खा गई क्या? अच्छी तरह सर। तो उसमें तो सब खेलम खाली है। अगर 10 साल के सारे देश भर के राज्य सरकारों के क्लेम पेड़ के जोड़ लिए जाएं तो आधी दुनिया में जितने पेड़ नहीं होंगे उससे ज्यादा भारत में हो जाते। शशांक जी, फिर ये पेड़ गए कहां? सहमत हूं सर आपसे। गए पेड़ गए कहां भैया? सर, जब सबने 5-5, 10-10 करोड़ हर साल लगाए, वो पेड़ गए कहां? है जैसा कि बताया जाता जी। हाँ, वो ये तो इसका तो जवाब सरकार दे सकती है, जिन्होंने, या वो विभाग दे सकता है जिन्होंने पेड़ लगाए हैं जी। मैं तो
बस अपनी तरफ से ये इनपुट दे सकता हूं कि उनकी अगर जांच करना चाहे तो वो किया जा सकता है। अगर पेड़ लगे हैं तो ऑडिट हो जाए, जियो टैगिंग हो जाए, आपका पता लग सकता है। और अगर उतने पेड़ यथावत लग जाएं तो ये समस्या शायद एकदम से खत्म हो सकती है। आप बड़े भले आदमी हो भैया शशांक बाबू, और नौजवान हो, भले होना भी चाहिए, है ना। ये भारत है, यहाँ के बाबू को आप नहीं जानते, हम जानते हैं। जी जी जी। जियो टैगिंग नहीं, जियो टैगिंग का चाचा लगा दो, लगेगा तो पेड़ थोड़ी नहीं लगता बाबू, पौधा लगता है। वो कहेंगे बकरी आई वो सब खा गई, टैगिंग फैगिंग सब। ये हम जानते नहीं क्या महाराज? हम कितने मौसम देख लिए, वो सब ज्ञान हमको पता है। सर जानते हैं, ट्री गार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ट्री गार्ड भी लगाए जाते हैं, और सरकार को उस पर 5 करोड़ की बजाय 3 करोड़ ही लगाएं, साथ में ट्री गार्ड भी लगाएं। ठीक है, राकेश जी के पास चलते। राकेश जी, सबसे सरल किसान होता है, उसके सर सब लोग ठीकरा फोड़ देते हैं। हाँ, एक बात किसी ने कही, वो बात ठीक है, शायद ओंकार भाई ने कही, हम 65% या 60% के आदी हैं, हमारा शरीर झेल सकता है, लेकिन 100% पर तो सांस उखड़ जाएगी, और कोरोना हो तो 90% में मर जाएंगे। इसलिए वो 35% ऐड नहीं होना चाहिए था इस काल में। देखो, जो मैं समझना ये चाह रहा हूं, ये जो 10-10 करोड़ पेड़ सबने लगाए भारत भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हर साल है, तो अब तक ये सैकड़ों हजारों करोड़ हो गए होते, पेड़ गए कहां? देखो, इसमें एक डिपार्टमेंट सरकार को बनाना पड़ेगा जी। हर आदमी पेड़ लगाता तो है, डिपार्टमेंट है, और सब मेरा फोटो खिंचाए पेड़ लग जाए। पेड़ बचाने की योजना देश में लगानी पड़ेगी जी। उसका एक विभाग बनाना पड़ेगा और एक अभियान चलाना पड़ेगा, पेड़ बचाओ और पेड़ बढ़ाओ। आपने टी गार्ड लगते हुए तो पेड़ पे देखे होंगे, आप कल से गौर करना जी, लेकिन टी गार्ड कभी पेड़ से हटता हुआ नहीं देखा। वो उसी के अंदर लोहे का धस गया और वो अपने आप फट गया, पेड़ वहां से टूट गया। आप ये कहीं पे भी देख रहे ना, टी गार्ड हटाने की कोई योजना नहीं है। एक कर्मचारी ने पेड़ लगा दिया, दूसरे ने वहां पे सड़क बनाना है, और उसकी जो जड़ थी उसके बराबर में कंक्रीट डाल दी पूरी। मैं यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ, यहाँ पे 3-4 पेड़ लग रहे हैं। मैंने यहाँ के डिपार्टमेंट से पूछा, भाई जिस विभाग की बिजली का डिपार्टमेंट है, उनका ऑफिस है यहाँ पे, मगर जो पेड़ लग रहे हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसने कहा जी हमारी तो है नहीं। मतलब हर बड़े अधिकारी ने ये कहा कि मेरी इस पेड़ की कोई जिम्मेदारी नहीं। जो पेड़ बड़ा हो गया उसकी देश में रखवाला कोई यही नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक हमारा अभियान चल रहा है कि पेड़ बचाओ और पेड़ बढ़ाओ। ये योजना और विभाग सरकारों को बनाना पड़ेगा, जब भी ये पेड़ बच सकते हैं। जी, आपने कहा कि सारे अधिकारियों ने कहा भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं। मैं आपको एक व्यक्तिगत व्यवहारिक बात बताता हूं, मेरी बात से मन में सब सहमत होंगे, मनोज भाई भी सहमत होंगे, ओंकार भाई भी, और विवेक साइलेस भी, जो लोग राजनीतिक लोग हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक बाबुओं का मालूम कितने तक इंटरेस्ट रहता है? 20 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया पेड़ जो उसका मिलना है, वो बिल रिलीज हो जाए, बाद में पेड़ राम नाम सत्य हो जाए, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं। क्या? और ये हर चौमासे का प्रसाद है जो मिलता है बाबुओं को, हर चौमासे मिलता है प्रसाद। बाद में पेड़ ढूंढते रह जाओ। वो एक विज्ञापन था ना, डाक ढूंढते रह जाओगे, वैसे पेड़ ढूंढते रह जाओ। कई बार तो हम ही देखा कि हमारे बगल में अगर 5 करोड़ लगे हैं यहां, तो हमारी बगल में भी तो 1000-2000 आए होंगे, पेड़ नहीं मिलता। ये तरीका है, इसको भी समझना पड़ेगा। एक सुझाव है आपके इस उसमें जी, वो इसमें इनको करना ये चाहिए, जो ये पेड़ लगाए शहर के अंदर लगाते हैं तो नगर निगम के पर्व्यू में आना चाहिए, उनको इत्तला दे दी जाए, और टोटल पेड़ जो लगाया गया है उसकी 25% रोकने की जिम्मेदारी उस विभाग की होनी चाहिए जी। कि अगर नगर निगम को बता दिया गया कि यहाँ पेड़ लगे हैं, 100 पेड़ लगे हैं, तो 25 पेड़ तो वो बचाए ही बचाए, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी उसके बाद एक्शन लिया जाए। जी ठीक। और जो देहात में लगते हैं वो वन विभाग की जिम्मेदारी हो जाए। जी ठीक है। विवेक साइलस, पेड़ों पर मैं केंद्रित नहीं करना चाहता बहस, वो एक चैप्टर है, सब कुछ नहीं है पेड़, ठीक है ना।
पेड़ के सिर पर है चिमनी से धुआं छोड़ दो तो पेड़ भी मर जाता है, इसलिए पेड़ ही अमृत है ऐसा भी नहीं। सामान्य परिस्थितियों में पेड़ आपके लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन जब आप परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दोगे तो पेड़ क्या करेगा, है ना। मेरा सवाल फिर वहीं अटक गई मेरी सुई। 7 महीने में अगर हम चाहते तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस और साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन दोनों को साथ लेकर इस कोरोना काल में इस स्मॉग की समस्या से निपट सकते थे कि नहीं, एक सीमा तक। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल आसमान आप नीला कर देते, लेकिन मरने लायक तो स्थिति नहीं रहती। जी बिल्कुल। विवेक साइलेंस, क्या लगता है आपको? जी 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 अमिताभ जी, मैं तो यही कहूंगा, देखिए सरकार के सामने एक विजन होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दूसरी बात, और एक एंटिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, जिसको हम पूर्वानुमान कहते हैं, एंटिसिपेशन जिसको हम कहते हैं, कि हम एंटिसिपेट कर लें कि आगे क्या होने वाला है। अभी मनोज मिश्रा साहब ने वाटर पोल्यूशन की बात की, आपने कहा कि 6.5 साल से केंद्र में सरकार चल रही है मिश्रा जी की, आपने वाटर पोल्यूशन के लिए आपने कसम खाई थी कि हम गंगा जी को साफ कर देंगे। आज जाके देखिए वाटर पोल्यूशन गंगा जी का कहां से कहां पहुंच गया, वो भी तो एक तरह का पोल्यूशन है। आपने अपनी पहली हाफ में डिबेट में ये कहा कि भाई 30 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं बिहार में, उड़ रहे हैं, 2-4 हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद एनसीआर में आप कहीं पानी छिड़क देते। अरे आप जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकते हैं तो आप क्या पॉल्यूशन कम करने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी नहीं फेंक सकते? पानी तो बहुत बड़ा कॉज है, अगर आप पानी डालेंगे तो डेप्थ नीचे सेटल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि सरकारों के सामने विजन होना चाहिए, एंटिसिपेशन होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी इस समस्या से समाधान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और जागरूकता भी लोगों में बहुत जरूरी है, लोगों को भी जागरूक होना होगा। ठीक बात। डॉक्टर साहब, हमको 1, 2, 3 करके 3 बातें बताइए, राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी। इस स्मॉग के प्राण संकट से, सांसबंदी के इस संकट से निपटने के लिए लेमैन सामान्य नागरिक इस देश का, प्रदेश का क्या कर सकता है अपने स्तर पर? कुछ 3 सलाहें दीजिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो उनको कुछ लाभ हो। देखिए, इसमें हमें पॉइंट वाइज ही काम करना होगा, कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि क्या हम कर सकें। जो सबसे जरूरी चीज है कि जैसे कोरोना इस समय चल रहा है, ये महामारी है, और जब प्रदूषण इस स्तर पे है कि हम 500 के AQI पे हैं, तो ये डबल महामारी हो गई। हाँ। तो हमें कम से कम, जैसे कोरोना के लिए बताया जा रहा है कि कम से कम वो बाहर निकलें, तो घर में रहें, गाड़ियों का प्रयोग कम से कम करें, जो प्रदूषण का प्रमुख कारण है शहरों के लिए, और मास्क पहन रहे हैं, मास्क इससे भी बचाव करेगा, प्रदूषण से भी। पटाखा, जैसे कि पटाखे की बात आ रही, दिवाली आने वाला है, इससे बचाव के लिए 6 महीने के लिए पटाखों पे तत्काल रोक लगा देनी चाहिए, पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये और भयंकर रूप आने वाला है नवंबर लास्ट तक, और जनवरी में, दिसंबर लास्ट में, 31 दिसंबर को पटाखा जब हम करेंगे तो ये प्रदूषण का प्रमुख कारण होगा। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत तो हम बचा सकते हैं, और एक लंबी दूरी तय करने के लिए कुछ लॉन्ग टास्क बनाना चाहिए कि पॉइंट वाइज उसमें कि क्या कैसे हम इससे बचा सकते हैं। चलिए अमिताभ जी के पास चल रहे हैं, सब बात की टिप्पणी सर प्लीज। एक बात मनोज जी आएंगे, आप रुक जाइए। ओंकार भाई ने एक बात कही थी, उसी के संदर्भ में एक बात याद आ गई मुझे। मेरी आपत्ति मालूम ओंकार भाई क्यों होती है? 1 अप्रैल को सारा जग जान गया था कोरोना संकट है, यह भी पता था 14 नवंबर को दिवाली है, आज तो पता लगा नहीं। ठीक, 3, 4 और 5, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर, इन 3 तारीखों में देश के 6 राज्यों ने पटाखों पर बैन किया है। यह बैन 3 महीने पहले क्यों नहीं हो जाता, 4 महीने पहले? तो जिसने पटाखा भर लिया वो ब्याज पर पैसा लेके वो भी मरा, इसमें कोई दिक्कत थी? आदेश ही तो जारी करना था। यह आदेश हमने जून में क्यों नहीं जारी कर दिया कि 31 जनवरी 2021 तक पटाखा का उत्पादन, वितरण सब प्रतिबंधित? क्या समस्या थी? इसमें कोई अलग से फोर्स लगानी थी?
ये पार्लियामेंट को कोई प्रस्ताव पारित करना था, ये नहीं करते हैं। यहां पर मेरी नाराजगी शुरू होती है। 4-5 तारीख को दिल्ली ने बैन लगाया है, अच्छा है बैन, मैं समर्थन में हूं, जिंदगी जरूरी है, लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि जिन हजारों लोगों ने अपना पैसा फंसा दिया उसमें उधार लेके, अब वो क्या करें, पटाखा खा जाए? इस नासमझी पर मेरी नाराजगी होती है, इस नासमझी पर। एक बार डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताया उसमें एक उपाय मुझे याद आता है, ये लोक जीवन से आया है, मैं वैज्ञानिक और डॉक्टर तो हूं नहीं। फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्रियां हैं, चूड़ी बनती है कांच के और सजावटी सामान बनते हैं, बहुत घातक उद्योग है। मैंने उनके फैक्ट्रियों को जाके देखा है, उनकी चिमनियों को देखा है। वहां फेफड़ों का संकट बहुत रहता था कारीगर। तो वो लोग क्या था, जब सुबह जाता था कारीगर कारखाने तो गेट पे उसको 200 ग्राम गुड़ भी देते थे। देसी गुड़ आपके फेफड़ों को साफ करता है, सांस के संकट को कम करता है, यह भी भारत के लोग मानते हैं। वैज्ञानिक क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मैं कहूंगा वो भी एक विषय। अब बात आती है, इसीलिए मैं बार बार सरकारों को संदेह का लाभ नहीं दे पाता, चाहकर भी। सारे मेरे मित्र फिर भी नहीं दे पाता। मैं होता किसी भी राज्य में तो मैं 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पटाखों के प्रोडक्शन से पहले ही उनको प्रतिबंधित करने की राजाज्ञा निकाल देता। मुझे चीफ सेक्रेटरी से इतना ही कहना था इंटरकॉम पर, एक उस पर, कि भाई एक इसका ऑर्डर निकाल दो, बंद करो। इसमें कौन सी मीटिंग थी कि कोरोना में फंसे थे इसलिए नहीं कर पाए? इसमें तो कोई समस्या नहीं। घर की महिलाओं को नहीं देखा हमने, बच्चे को भी थपकी दे देती हैं, वॉशिंग मशीन को भी चला देती हैं, उधर सब्जी भी हिला देती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं। सरकारों को भी वैसे ही होना चाहिए कि कोरोना से निपटेंगे तो बाकी काम भूल जाएंगे क्या? एक मसला। दूसरी बात मैं कहता हूं कि क्या होना चाहिए, जन जागरण होना चाहिए, दिस होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, तमाम मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। अमेरिका में यही मौसम, खर्चे वाली वो बात नहीं बता रहा हूं, नहीं तो तुरंत लोग मुझसे कहेंगे अमेरिका और भारत की तुलना कैसे कर रहा हूं, उसकी जेब भरी है, बटुआ बड़ा है। यही मौसम भयंकर पतझड़ का है, भयंकर पतझड़ का। आज से 40 साल पहले, कितने 40 साल पहले कानूनन जुर्म कर दिया पत्ता जलाना, 40 इयर्स बैक। इसको कहते हैं दृष्टि, भविष्य की दृष्टि। और आज वहां क्या है मनोज बाबू, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारे यहां नगर निगम है, लोकल गवर्नमेंट हर इलाके में डिस्पोजेबल बैग खाली 20-20 फुट की दूरी पर रखती है। ठीक, जितने पत्ते गिरे वो वहां के लोग उसमें भर दे, अगले दिन सुबह नए डिस्पोजल बैग रख देते हैं आके वो लोग, और वो भरा हुआ ले जाते हैं। क्या ये व्यवस्था हम पराली के लिए लागू नहीं कर सकते थे? अगर पराली ही संकट है, या पराली भी संकट है तो भी, ही नहीं भी, क्या लागू नहीं कर सकते? अगर प्राण बचाना है अपनी जनता का तो ये लागू नहीं कर सकते क्या? कोई मैंने ऐसा उपाय नहीं बताया कि बहुत खर्चे वाला है जी, डिस्पोजेबल बैग रखते हैं और बैग उठा ले जाते हैं वहां के जो नगर निगम है वहां का। राष्ट्रपति नहीं, यूएस प्रेसिडेंट नहीं करते ये काम, नगर निगम करता है। वैसा किया क्या? एक और बात कहता हूं, राकेश भाई बैठे हैं, कुछ नहीं करना था ओंकार बाबू, इतना ही कर देती राज्य सरकारें, ये कह देती कि भाई 1 एकड़ पर पराली के खाते में हम आपको 2000-3000 रुपया मुआवजा देंगे, किसान अपने आप सब कर लेते। पंजाब सरकार ने किया था, सरकार इतना तो कर लो। और पंजाब सरकार ने किया था, और जीएसटी तक तो सरकार दे नहीं रही है, कहां से कर पाएगी? अगर ठीक है अंकुर बाबू, ठीक, अगर हम इतना ही कर लेते, किसान के सिर पर बोझ नहीं डालते और कहते हम आपको मुआवजा दे देंगे, आप पराली का निस्तारण कर लो, तब भी काम निपट जाता जी। मनरेगा से जोड़ देते पराली निस्तारण को देश भर में, वो भी एक राजाज्ञा से हो जाता।
जो 200 रुपया 100 रुपया जो भी उसका बनती मजदूरी वो सरकार के खाते से जाती, उस समस्या से निपट जाता किसान, हम भी बचते। 100 रास्ते हैं और 100 रास्ते थे और आज भी हैं। मसला है हम कितनी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ उन रास्तों पर चलना चाहते हैं। मसला यह है हम ठीक से कूड़ा उठाने की व्यवस्था तो देश भर में कर नहीं पाए, कूड़े को ठीक से डिस्पोज ऑफ करने का एक साइंटिफिक वे आउट तो हम अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। यहां बवाल हुआ, उठा के दूसरी जगह डंपिंग ग्राउंड बना दिया। गाजीपुर का लैंडफिल है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर, हिमालय पर्वत जैसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सिर पटक गए। 30-35 साल तो मुझे दिल्ली आए हो गए, हर बार मैं यही सुनता हूं कि आपकी जापान की कंपनी आ रही है, आपकी हॉलैंड की आ रही है और आपकी पोलैंड की आ रही, और सब ठीक हो जाएगा। हुआ आज तक नहीं महाराज, और उसमें हर तीसरे दिन आग लगती है। वो तो 1000 पराली जैसे के बराबर है, खुद ही 1000 पराली के खेत के बराबर। और इतना बड़ा पहाड़ हमारे दृश्य के सामने से ओझल नहीं हो सकता, कैसे उसका निस्तारण नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं, और उसके बाद अगर सरकारें ये कहें कि नहीं उनको संदेह का लाभ दे दिया जाए, उचित नहीं होगा ना। 33-35 साल से तो मैं ही देख रहा हूं उस पहाड़ को। कितनी सरकारें आई और चली गई, बिल्कुल। क्या उसका निस्तारण नहीं होना चाहिए था? उसके आसपास जो 20 लाख की आबादी है वो हमेशा संकट में रहती है, हम उसका निस्तारण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अरे जहाज 2 और अच्छे बन जाएं, वो काम लेट भी हो सकता है। अभी जो जहाज चल रहे हैं वही अच्छे हैं। ये 4G से 5G हो जाए टेलीफोन, ये भी रुक सकता है। 4G ठीक है अभी, पहले इससे तो निपट ले, सांस रहेगी तो ना 4G और 5G देखेंगे। मसला है हम अपनी प्राथमिकताएं कहां तय करते हैं। जी, कोरोना काल में ये संकट बड़ा है। मैं देश भर की सरकारों से आग्रह करूंगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता आदमी की जिंदगी को दीजिए। ये कोरोना ने हमको सिखाया है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि पूरा देश और दुनिया स्तब्ध हो जाती है। और इसमें तो हमारे पास पर्याप्त समय था, 7 महीने का समय था। हम चाहते तो एक बेहतर प्रबंधन कर सकते थे। महीने का ना 100% निपट लेते हम। लेकिन मनोज भाई, ओंकार भाई, अगर हम इसको 30-40% भी कम कर पाते इस स्मॉग को, तो सांस का संकट नहीं होता, सांसबंदी नहीं होती। सांसबंदी नहीं होती तो भारत का आदमी मजबूत है, जिजीविषा वाला है, संघर्षशील है, जीवन जी लेता। बिल्कुल। लेकिन सांसबंदी तो बहुत संकट का काम है। अस्पतालों की दशा जाके देखिए क्या है, ओवरफ्लडेड है अस्पताल, बाढ़ जैसी स्थिति है अस्पतालों में। ये संकट बड़ा है, इस पर उतनी ही तत्परता के साथ सोचिए, ये निवेदन करने आया हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल विकास की रफ्तार में हम इतने अंधे हो गए कि उससे होने वाले नुकसान को या तो भाप नहीं पाए या फिर देखकर भी अनदेखा कर दिया, और आज हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।